तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज के अपने इस क्लास को। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर करने का अपना तीसरा मेथड वैल्यू एडेड मेथड क्या है, कैसे यूज करते हैं, सारी कहानी जानेंगे। भाई साहब, पहला मेथड इनकम वाला पढ़ चुके हैं कि सबकी इनकम को जोड़ दो नेशनल इनकम मिल जाएगी। भैया दूसरा भी पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर मेथड, कि जितने भी खर्चे किए सारे खर्चे जोड़ दो नेशनल इनकम मिल जाएगी। लेकिन तीसरा वाला बोलता है कि जितनी भी देश में गुड्स एंड सर्विस बनी उन सभी गुड्स एंड सर्विस को जोड़ दो नेशनल इनकम मिल जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है जी? प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप बच्चों अपना, देखो स्टेप 1 चेंज नहीं करना। जो आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1 आपका हो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइज इनटू डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है जी? बताओ, लिखो 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 ना। क्या लिखना भाई साहब? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट, कि देश में जितनी भी यूनिट्स, मतलब क्या, जितनी भी कंपनी या फर्म प्रोडक्शन करती है उनको ढूंढो और उनको क्लासिफाई करो। कहां कहां पे? आपको पता है सबसे पहले क्या होता है जी? प्राइमरी सेक्टर, या आप इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हो। सेकंड क्या होता है जी? सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और लास्ट क्या होता है जी? टर्शरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो स्टेप नंबर 1, तो क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि देश की नेशनल इनकम को देश की नेशनल इनकम को या फिर देश के जीडीपी को अपन इकट्ठा नहीं करते कैलकुलेट, 3 सेक्टर में कैलकुलेट किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद हम बच्चों करेंगे स्टेप 2, और स्टेप 2 मेन है। यहां पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीवीए। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इस मेथड का नाम ही क्या है? इस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। इसका मतलब सुनो क्या होता है। देखो बच्चों, जब वस्तु एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है तो उसकी वैल्यू में कुछ होता है एडिशन। ये जो शर्ट बनी ये अलग अलग स्टेज से बनी। पहले कॉटन थी, कॉटन से बना कपड़ा, फिर कपड़े से इसकी कटाई हुई, सिलाई हुई, देन फिनिशिंग हुई। तो अलग अलग स्टेज पे जाकर ये शर्ट बनी। जब ये कॉटन थी तब इसकी वैल्यू 500 रुपए नहीं थी, तब मान लो इसकी वैल्यू मात्र थी 50 रुपए। लेकिन जब कॉटन से कपड़ा बना तो अब उस कॉटन की वैल्यू बढ़ गई, बिकॉज वो कपड़े में कन्वर्ट हो गया। अब वो कपड़ा बना मान लो 100 का, फिर उसमें कटाई हुई, सिलाई हुई, उसका ये प्रिंट बना। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी स्टेज, अलग अलग स्टेज पर पहुंचता है तो उनकी वैल्यू में होता है एडिशन। और जब आप उन वैल्यू एडिशन को ऐड करोगे कि ये वैल्यू फिर ये ऐड फिर ये ऐड, तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप है कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बांटो, और सेकंड और मेन स्टेप है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई, टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई इस शर्ट को बनने में। तो अपने को ग्रॉस मींस क्या? टोटल। तो अपने को ग्रॉस वैल्यू ऐड निकालनी पड़ेगी। अगर आप जीवीए निकाल लोगे तो हम इसको जीडीपी एमपी भी कहते हैं। इट मींस अगर आपने जीवीए निकाल लिया, ग्रॉस वैल्यू ऐड निकाल लिया, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आपने जीडीपी एमपी निकाल लिया। तो जीवीए बोल लो या जीडीपी एमपी बोल लो। और इसका तरीका क्या है भाई साहब? तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर अपने को जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एमपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला बच्चों ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जो आपका गुड्स बन के तैयार हुई पूरी, फॉर एग्जांपल ये शर्ट अब पूरी बन के तैयार है, तो इसकी जो भी वैल्यू मार्केट में है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो वस्तु जब पूरी बन के, फाइनल गुड्स जब बन के तैयार हो जाती है तो उसी के प्राइस को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल लो, या फिर आप इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। क्यों?
इंटरमीडिएट कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर इसलिए माइनस करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। तो जब हम जीवीए या जीडीपी निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन ना हो, तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है, मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के स्थान पे सेल्स, क्या बोला मैंने, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख सकता हूं कि अगर मैं सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दूं, अगर मैं अपनी सेल्स कि आज मैंने इतना माल सेल किया, इतने रुपए, आज नहीं इस साल मैंने इतने रुपए का माल सेल किया, प्लस और चेंज इन स्टॉक, जो माल सेल नहीं हो पाया, जो मेरा स्टॉक में रह गया, चेंज इन स्टॉक। तो अगर मैं सेल्स में क्या ऐड कर दूं, चेंज इन स्टॉक, सेल्स माने मैंने कितना माल बेचा, और चेंज इन स्टॉक कि कितना माल बेच नहीं पाया, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तब भी क्या निकल जाएगा जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के स्थान पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होगा। ठीक है, अच्छा आपको बताऊं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के स्थान पे और हम इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है कि कच्चे माल पे होने वाला खर्चा। जी मैंने पढ़ाया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है कि भाई साहब आपने कच्चे माल पर कितना खर्च किया, तो हम इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा अब थोड़ी बातें और जानो गहराई में। सेल्स, बच्चों सेल्स दो प्रकार की होती है, सेल्स दो प्रकार की होती है, तो इसके दो पार्ट बनाऊंगा। एक होती है डोमेस्टिक सेल्स, अगर मैंने कोई वस्तु देश के अंदर बेची तो उसको बोलूंगा डोमेस्टिक सेल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल देश के अंदर माल बेचते हैं, हम अपने माल को देश के बाहर भी बेचते हैं। तो अगर देश के बाहर माल बेचता हूं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इट मींस अगर मैं डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट ऐड करता हूं तो मिलता है मेरे को सेल्स। अगर मैं डोमेस्टिक सेल देश के अंदर जो बेचा उसमें ऐड कर दूंगा एक्सपोर्ट, क्या मिलेगा, सेल। उस सेल में ऐड करूंगा चेंज इन स्टॉक, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और चेंज इन स्टॉक अगर आपको याद आ रहा हो तो, और हम चेंज इन स्टॉक को बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी तो कहते हैं, भूल गए, हम चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी आपको बताया था। ये फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक कर दूंगा माइनस, तो मेरे को मिलेगा चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ये चेंज इन स्टॉक वाले पोर्शन में ये पूरा, ये इस पोर्शन में अगर ऐड कर दूं ये सेल वाला पोर्शन, तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इट मींस वैल्यू ऑफ, अब तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के भी दो पार्ट होते हैं, क्या, एक सेल्स और एक चेंज इन स्टॉक। तो अगर मैं सेल्स में ऐड कर दूं चेंज इन स्टॉक, मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स के दो पार्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अगर बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की या परचेस ऑफ रॉ मटेरियल की, कि भाई मैंने कच्चा माल खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसके भी दो पार्ट बन जाए। क्यों, क्योंकि हम जो परचेस करेंगे कच्चा माल, ऐसा नहीं है कि सारा माल इंडिया में मिलेगा। तो इसमें एक तो आपका आएगा डोमेस्टिक परचेस, क्या पता कुछ कच्चा माल मैंने देश के अंदर से खरीदा हो तो उसको बोलूंगा डोमेस्टिक परचेस, और उसमें ऐड करना पड़ेगा वो कच्चा माल तो देश के बाहर से परचेस किया। और अगर मैं देश के बाहर से कोई कच्चा माल परचेस करूंगा तो उसको बोलूंगा इंपोर्ट। तो अगर मैं डोमेस्टिक परचेज में ऐड करूंगा इंपोर्ट, अगर मैं घरेलू परचेज में कोई देश के अंदर खरीदो उसमें ऐड कर दूंगा इंपोर्ट, मुझे क्या मिल जाएगा जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये पूरा का पूरा पोर्शन माइनस होगा इस वाले पोर्शन में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको भाई साहब जीवीए ग्रॉस वैल्यू एड या फिर जीडीबी एमपी मिल जाता है। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। आपका स्टेप नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। वाह जी वाह भैया, मजे आ गए। चलिए, तो भाई साहब स्टेप नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, जो आखिरी स्टेप है। क्या जी, जी जी बोले ना जी, उस स्टेप का नाम है जी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम।
कि भाई साहब अब अपन लोग क्या करेगा रे बच्चा, अब अपन लोग नेशनल इनकम निकालेगा। और नेशनल इनकम का भैया मतलब भूल गए, अरे नालायको, NPFC मतलब नेशनल इनकम। और आपने ऊपर वाले स्टेप से क्या निकाल लिया जी, GDP-MP। तो आपने GDP-MP निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या है जी, NNPFC। अब बताओ, अगर आप MP से FC पे आओगे, MP से FC पे, तो माइनस करना पड़ेगा आपको NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप डोमेस्टिक से नेशनल पे आओगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा जी क्या, NFIA। और आप ग्रॉस से नेट पे आओगे, ग्रॉस से नेट पे, तो आपको माइनस करना पड़ेगा जी डेप्रिसिएशन। जब आप ये 3 स्टेप पूरे करोगे तो आपको नेशनल इनकम भी मिल जाएगा। तो यहां पे आपका जो है वैल्यू एडेड मेथड इतना ही था, होता है खत्म। बताओ समझ में आ गया। तो ये था कि आपका भाई साहब जी, ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, या फिर अपन लोग इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, चलो तो एक बार देखो ना, देखो तो वही सारी बात लिखी, क्या लिखा है कि प्रोडक्ट मेथड। एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना जी, भैया पढ़ लो ना भैया, पढ़ने में क्या जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एड मेथड, इसको अपन लोग भैया इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ओए होए नया नाम, ओहो एक और नेट आउटपुट मेथड, ये भारी भारी नाम आ रहे हैं, हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। ये मेथड बताता है क्या, ये मेथड कहता है कि विच मेजर द नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम करेगा मेजर बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। कि जितने भी लोग देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितने भी यूनिट्स, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, इंसान हो, जितने भी भाई बंधु मेरे बंदा बंदी नहीं, भाई बंधु जितने भी देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, भाई साहब उन्होंने कितनी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, उन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने वही तो बोला स्टार्टिंग में कि इनकम मेथड कहता है कितना पैसा कमाया, एक्सपेंडिचर कहता है कितना पैसा गवाया, और वैल्यूएड कहता है कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस बनी। तो हर प्रोडक्शन यूनिट ने जितने भी रुपए की गुड्स एंड सर्विस को बनाया, आप उनको जोड़ लो, क्या मिल जाएगा जी, वैल्यू एड मेथड। फिर स्टेप 1 आपको क्लियर है, स्टेप 2 भी क्लियर है, और स्टेप 3 भी क्लियर है। इनको प्रॉपर जो है एग्जाम में लिखना क्या है, ये आपको बच्चों नोट्स में मैंने बता रखा है। और नोट्स के लिए आपको मैंने बोला है कि आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे 9643399334 पर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। आप अपना नाम, अपना कोर्स, अपना कॉलेज और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आप मेरे को बताएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब सुनो, इस मेथड में ना कुछ प्रिकॉशंस है। जब इस मेथड को अपन लोग यूज करेगा ना भैया, वैल्यू एड मेथड को जब यूज करेगा ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इनकम के अंदर भी कुछ बातें थी, एक्सपेंडिचर में भी कुछ बातें थी, अब यहां भी कुछ बातें हैं, यहां पर भैया 8 बातें हैं। सबसे पहली बात और मेन बात यही है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या हिंदी में इसको कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या वाला है भाई साहब, इसका मतलब क्या है। अरे मेरी बात सुनो बेटा, जब भी हम किसी गुड्स को नेशनल इनकम में लेके आते हैं तो कभी जब भी हम नेशनल इनकम में किसी गुड्स की बात करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि एक गुड्स की वैल्यू को 2 बार शामिल कर लिया। हाँ, गलत हो गया कि एक वस्तु एक है, शामिल 2 बार कर लिया, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हम एक वस्तु के मूल्य को गलती से 2 बार या 3 बार या 4 बार, इट मींस एक से ज्यादा बार शामिल कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोलता है कि जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जो गुड्स की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू, उसको हम काउंट कर लेते हैं मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। भैया एग्जांपल दो, कैसे 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 कह रहे हो आप। बेटा मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, नेशनल इनकम में मैंने आपको एक बात बताई थी,
नेशनल इनकम में आपको मैंने ये बात बताई थी कि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। नेशनल इनकम में कच्चे माल को शामिल नहीं करते, नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है। अब होता क्या है, जो भी दुकानदार सामान बेचता है, मेरी बात सुनना, प्रैक्टिकली बहुत अच्छी बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताऊंगा। होता क्या है कि जब कोई दुकानदार सामान बेचता है तो उसको लगता है कि मैंने बेची फाइनल गुड्स। अब सामने वाला पर्सन उसका यूज पता नहीं कैसे करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी दुकानदार को मान लो कपड़ा बेचा, मैंने क्या बेचा? कपड़ा। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी ओर से ये क्या है? फाइनल गुड्स, क्योंकि सामने वाला क्या पता वो कपड़े का यूज कैसे करे, क्या पता वो कपड़े को एज ए कच्चा माल यूज करे, या क्या पता वो कपड़े को एज अ फाइनल गुड यूज करे। वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसका यूज कर कैसा रहा है, कच्चे माल की तरह या फाइनल गुड्स की तरह। मेरी बात जरा समझो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, चलो मान लो मैंने दूध बेचा, मेरा काम क्या है? दूध बेचने का, मैं दूध बेचता हूं। अब मेरे अकॉर्डिंग दूध क्या है? फाइनल गुड्स। किसी से कस्टमर के पास जा रही है, अब कस्टमर दूध ले गया, मेरे पास से कस्टमर दूध ले गया, चाय बना रहा है, तो वो क्या बन गई? फाइनल गुड्स। लेकिन मेरे पास कोई एक व्यक्ति आया, दूध ले गया, और वो करता क्या है? वो दूध से चाय बना बना के मार्केट के अंदर बेचता है। अब वो दूध क्या है? उसके लिए कच्चा माल है। तो भाई मेरे को पता नहीं होता कि मैं जो गुड्स बेच रहा हूं, सामने वाला पर्सन उसका यूज कैसे करेगा। सामने वाला पर्सन उसको फाइनल मानेगा या सामने वाला पर्सन उसको एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करेगा, तो वो सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन लोग क्या करते हैं भाई, फिर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने जो वस्तु बेची वो क्या है? फाइनल गुड्स। मैंने जो वस्तु बेची वो कच्चा माल नहीं है, वो क्या है? फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स बोलते हुए मैं उसको नेशनल इनकम में शामिल कर देता हूं, क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है। लेकिन सामने वाला पर्सन अब उसका यूज कैसे करता है, तो आइए इसको के एग्जाम्पल के तो समझते हैं। देखो भाई साहब, मान लो, सुनना बात को बहुत ध्यान से, कि ए है और ये बी है। ए ने बी को बेटा मान लो कि ए के पास अपनी जो है कॉटन का पूरा खेत था, तो ए ने बी को कॉटन बेचा 500 रुपए का। मेरी बात सुनना, ए ने बी को 500 रुपए का, ए ने बी को क्या बेचा जी? 500 रुपए का कॉटन बेचा। अब ए को लग रहा है कि मेरी ओर से क्या है? ये फाइनल गुड्स। ये एक मिनट ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर हो रहा है क्या? सुनिए, ए को लग रहा है कि मेरी ओर से क्या है? ये फाइनल गुड्स। तो ए को लगा ये इसकी ओर से क्या है जी? फाइनल गुड्स। और उसने इसको नेशनल इनकम में, इस 500 रुपए के कॉटन को नेशनल इनकम में शामिल कर दिया, क्योंकि ए को इतनी नॉलेज थी कि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। लेकिन बी के लिए ये कॉटन क्या था? कच्चा माल। क्योंकि बी क्या करता? बी उस कॉटन से शर्ट कपड़ा बनाता और सी को बेचता। तो ए ने बी को बेचा कॉटन और बी उससे बनाएगा क्लॉथ, और सी को बेचेगा बेटा मान लो 800 में। लेकिन बताओ, अब बी के लिए वो 500 रुपए क्या थे? कच्चा माल। बी के लिए वो 500 रुपए का कॉटन रॉ मटेरियल था। लेकिन ए को क्या लगा? वो क्या है? फाइनल गुड्स। जिसकी वजह से ए ने शामिल कर लिया। और अब जब बी ने सी को क्लॉथ बेचा, तो बी को लगा कि ये मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स, कि मैं आगे बेच रहा हूं, मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स। तो बी ने क्या करा? बी ने जब 800 का माल बेचा, तो बी ने उस 800 रुपए को नेशनल इनकम में शामिल करवा दिया। अब देख रहे हो, कॉटन है, वस्तु एक है, एक बार यहां पे शामिल हुई 500 रुपए, क्योंकि क्या लगा ए को? मैंने क्या बेची है? फाइनल गुड्स। ए ने शामिल करवा दिए 500 रुपए। फिर जब बी ने सी को क्या बेचा? क्लॉथ। तो बी को क्या लगा? ये क्या है? फाइनल गुड्स। और बी ने भी 800 रुपए ऐड कर दिया। अब जब सी के पास क्लॉथ आ गया, तो सी ने उसका यूज ऐसा कच्चा माल किया। सी ने क्लॉथ से बनाई शर्ट और उस शर्ट को डी को बेचे बेटा मान लो 1000 में। अब बताओ, अब सी के लिए क्या है? वो फाइनल गुड्स। और सी ने भी उस क्या करा? उस 1000 रुपए को, सी ने उस 1000 रुपए को नेशनल इनकम में शामिल कर दिया।
क्योंकि सी के लिए क्या है वो फाइनल गुड्स, ये डी मानो कस्टमर है। तो देखो अब देखा जाए तो सी के लिए ठीक है, सी के लिए वो फाइनल गुड्स क्या लाना ठीक है, बिकॉज डी कस्टमर को मिल रही है, डी उसका यूज एज ए कच्चे माल की तरह नहीं करेगा। तो सी ने जब डी को बेचा तो एक्चुअल में फाइनल गुड्स बेची, बिकॉज सीधे कस्टमर को बेची। लेकिन जब ए ने बी को बेचा तो ये कस्टमर के पास नहीं गया, जब बी ने सी को बेचा तो भी कस्टमर के पास नहीं गया। तो ये सारी वैल्यू तो ऐड होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ना तो कॉटन है फाइनल गुड्स, ना तो क्लोथ है। जब वो शर्ट बना तब क्या बना, फाइनल गुड्स। लेकिन हर दुकानदार को लगता है कि जो मैं बेचता हूं, मैं क्या बेचता हूं, फाइनल गुड्स, जिसकी वजह से हर दुकानदार अपनी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करवा देता है, जो कि ऐड होना गलत है, क्योंकि वो वस्तु फाइनल नहीं है, वो इंटरमीडिएट है। जिसकी वजह से एक वैल्यू, जो शर्ट की वैल्यू केवल 1000 रुपए ऐड होनी थी, वो एक बार 500 ऐड हुई, फिर 800, 1300 और फिर 1000। शर्ट की 2300 रुपए वैल्यू ऐड हो गई, जबकि शर्ट की केवल 1000 रुपए वैल्यू ऐड होनी थी। इट मींस 1300 रुपए की वैल्यू नेशनल इनकम में ज्यादा ऐड हो गई, जो कि गलत है। इसी को बोलते हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इससे निकलने के लिए हमारे पास दो उपाय है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बाहर आने के लिए हमारे पास दो उपाय है। उपाय नंबर 1 कि जितने भी स्टेप आपने फॉलो करे, ये सबको भूल जाओ। जब सीधे एंड में कस्टमर को बेचो तो जिस दाम पर बेचो, 1000 रुपए के दाम पर बेची, केवल वो ऐड करो। 500 में खरीदा, 800 में खरीदा, सबको इग्नोर मारो, सबको इग्नोर मारो। करना क्या है कि जिस दाम पे कस्टमर को बेची केवल वो दाम ऐड करो, क्योंकि नेशनल इनकम में केवल एक्चुअल में 1000 रुपए ही ऐड होना चाहिए, बिकॉज शर्ट की फाइनल वैल्यू 1000 ही है। तो तरीका नंबर 1 क्या है कि केवल फाइनल वैल्यू को ऐड करो। अदरवाइज तरीका नंबर 2 है, तरीका नंबर 2 है कि वैल्यू ऐड, कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई, जो वैल्यू ऐड हुई, आप उनको देखो। फॉर एग्जाम्पल जब सी ने, फॉर एग्जाम्पल जब सी ने डी को माल बेचा, ठीक है, जब सी ने डी को माल बेचा और बी ने सी को और ए ने बी को, तो कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई देखो। जब बी ने सी को माल बेचा और सी ने डी को, देखो तो 800 से 1000, यहां पे क्या हुई कि यहां पे 200 रुपए की वैल्यू ऐड हुई। कितने की भाई, सी को मिला 800 में, सी ने बेचा डी को 1000 में, सी को कितने मिला 800 में, सी को मिला 800 में, ठीक है। सी को देखो 1000 में डी को बेचा, जबकि सी को मिला 800 में, इट मींस 200 रुपए वैल्यू सी ने ऐड करी। उसके बाद जी सी को मिला 800 में, लेकिन माइनस बी को कितना क्या मिला जी, बी को मिला 500 में, 500 में, तो 800 माइनस 500, 300 रुपए यहां पे वैल्यू ऐड हुआ। और ए का तो अपना खेत था, तो ए को मिला फ्री में, तो जो बी को मिला 500 में, लेकिन माइनस ए ने कितने पे करे 0, ए को मिला फ्री में, तो 500 माइनस 0 500, इट मींस 200 प्लस 300 प्लस 500, देखो अगेन आपका 1000 ही आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो जो वैल्यू ऐड हुई, देखो ना 500 से 800, यहां पे 300 ऐड हुए, 800 से 1000 200 ऐड हुए, और ए का खेत था तो 0 से 500, यहां पे 500 ऐड हुए। तो 500 प्लस 300 प्लस 200, जो वैल्यू ऐड हुई 1000, या तो आप 1000 शामिल करवा दो भाई साहब, ऐसे वैल्यू ऐड लगा लो। क्या लगा लो फॉर्मूला, वैल्यू ऐड वाला फॉर्मूला, कि जो वैल्यू हर स्टेज पे ऐड हुई आप उसको जोड़ लो, या फिर एंड में जितने पर बेचा आप वो अमाउंट देख लो, दोनों का सेम ही आएगा, यहां भी 1000 आएगा, और जब वैल्यू जोड़ोगे तब भी आपका 1000 ही आएगा। तो ये था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब आप बोलोगे आपने भैया इस टॉपिक को इतना डीप में क्यों समझाया, क्योंकि एग्जाम में अलग से डबल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो होपफुली प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तो आपको क्लियर हो चुका होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो वही यहां बोलता है कि डबल काउंटिंग के दो तरीके हैं। अगर आपको डबल काउंटिंग को अवॉइड के डबल काउंटिंग ना हो, तो एक है वैल्यू ऐड मेथड, कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई आप उसको जोड़ लो, और दूसरा क्या है फाइनल प्रोडक्ट मेथड, कि प्रोडक्ट की जो अंतिम वैल्यू है, जो कस्टमर को जितने में बेचा आप वो जोड़ लो, दोनों से सेम आएगा। तो तरीका तो आपकी इसमें
वैल्यू एड में सबसे पहली समस्या क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो कि अपन लोगों ने सीख ली। उसके बाद सारी बातें पता है, आपको पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेस को शामिल नहीं करते, ठीक है। शेयर एंड बॉन्ड्स, लास्ट क्लास बताया था कि शेयर डिबेंचर बॉन्ड की सेल एंड परचेस को भी शामिल नहीं करते। उसके बाद अगर ओनर का खुद का मकान है, याद करो एग्जांपल, ओनर का खुद का मकान है लेकिन फिर भी किराए की वैल्यू निकाली जाएगी कि अगर वो किराए के मकान में रहता तो कितना किराया पे करता, उस किराए की वैल्यू को निकाली जाएगी, उस इंप्यूटेड वैल्यू को निकाला जाएगा और इंक्लूड शामिल किया जाएगा। उसके बाद लास्ट क्लास याद करो, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाते हो तो इंक्लूड होगा, लेकिन खुद के लिए आप सर्विस करते हो क्रिएट तो इंक्लूड नहीं होगा। और हमारी मदर्स जो भी डोमेस्टिक सर्विस लव एंड अफेक्शन में कि हमारी मदर या हम लोग घर पे जो भी अपना काम करते हैं उसकी वैल्यू को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। तो ये सारी बात तो आपको पता थी, डबल काउंटिंग वाला आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। तो यहां पे वैल्यू एड मेथड होता क्या है, डबल काउंटिंग क्या है, उसके प्रिकॉशन क्या है, सारी बातें हमारी हो चुकी एकदम अच्छे से क्लियर। तो पसीने आ रहे भाई साहब, चलो पसीने छोड़ो, समझ में आ गया? अरे बोलो भाई साहब, समझ में आ गया, मजा आ गया, जल्दी बोलो, बोलो ना बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ। आज के लिए बच्चों इतना काफी है, जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे बात मतलब क्या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उस टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे जाइए, हमारे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।